हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बना के दूंगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो आज मैं इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि बहुत ही अच्छे मतलब एक बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं उन स्टूडेंट से जो कि सेल्फ स्टडी करके पास आउट हुए हैं, और जो वो सेल्फ स्टडी करके पास आउट हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ने की मतलब उन्हीं की तरह वो बनना चाहते हैं। और हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर जोर दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं, इस बात को इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ स्टडी के नाम पर आप कहीं बिना कोचिंग के या फिर सेल्फ स्टडी से ही आईएएस बने और आपका जो प्राइमरी गोल है आईएएस बनना वो पीछे छूट जाए। अब ये उन चीज़ों के लिए है या ये उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास है जो कि अपने मतलब दम पर बिना किसी कोचिंग के या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या कैसे भी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और उसके लिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और पिछले वीडियो से अगर आप इसे जोड़कर देखोगे तो सेल्फ स्टडी में इसे कह रहा हूँ टाइप 2, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कोचिंग और टीचर, उसकी बात कर रहा हूं। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कोचिंग और टीचर, किसी कोचिंग या किसी टीचर की हेल्प के बिना आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। ऐसे में जब आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करें तो इतना समझ लीजिए इसकी स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द फर्स्ट बिहेवियर ऑफ एग्जाम। बिहेवियर ऑफ एग्जाम के असलियत में इस एग्जाम का बिहेवियर क्या है, क्योंकि यूपीएससी का बिहेवियर पीसीएस से अलग मिलेगा और पीसीएस का जो बिहेवियर है वो आपके एसएससी रैंक के या फिर दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। वनडे एग्जाम कोई भी हुआ जिसमें आपको टिक मार्क करके आना होता है, उससे बिल्कुल अलग मिलेगा। तो मैं आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर बिहेवियर ऑफ एग्जाम की यहां पर आप बात करते हैं तो आपको वो समझना पड़ेगा कि एग्जाम का बिहेवियर क्या है। एग्जाम का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर ऑफ एग्जाम के बाद आपको उसके सिलेबस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि असलियत में उसका सिलेबस क्या है, और थर्ड उसके मटेरियल के बारे में समझना पड़ेगा कि उसका मटेरियल क्या है। असलियत में बिहेवियर ऑफ एग्जाम अगर आप देखें तो ये एक तरीके का पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट है कि असलियत में यूपीएससी का को रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, असलियत में यूपीएससी को एक तरीके की पर्सनैलिटी चाहिए होती है, एक तरीके की, क्योंकि उसे असलियत में भारत चलाने वाले लोग चाहिए। उसे नेता नहीं चाहिए, उसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो प्लान कर सकता है, जो ऑर्डर पास करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, लीड कर सकता है और अपना दिमाग चला सकता है। अब जैसे कोरोना पीरियड है, कोरोना पीरियड के अंदर महाराष्ट्र के एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम की बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी। यहाँ तक कि राजस्थान का पीछे जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी पिछली बार। इस बार की लहर के अंदर महाराष्ट्र के शायद नांदेड़ जिला है या कौन सा जिला, उसके डीएम की डिस्कशन चल रही थी। अगर आप वहाँ पर देखें तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर जब ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची हुई थी, उस जिले में एक भी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई या एक भी शिकायत ऑक्सीजन की कमी के नाम पर नहीं आई। तो पहले ये समझिए वो वहां पर इसमें किसका रोल था। क्या विधायक सांसद का रोल था? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या किसी और का रोल था? नहीं, सिर्फ एक इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जिसने इस सिचुएशन को समझा, और वो था वहां का डीएम।
डीएम को पता लग गया कि सारी बीमारी सांस से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इस सांस ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर पड़े तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डेवलप करके रख लेनी चाहिए। यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट अगर सस्ते में लग पा रहे हैं तो लगवा लेने चाहिए। तो हॉस्पिटल्स को उसने मदद करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उसने कोशिश करी, और ख़ास बात ये कि उस टाइम पर माहौल ऐसा था महाराष्ट्र के अंदर कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसकी हेल्प मिली या उसे हेल्प मिली और ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लगवा लिए, तो शायद 3 ऑक्सीजन प्लांट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे चाहिए थे, तीनों के तीनों मिल गए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं हुई और एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भगदड़ नहीं मची। सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल तब होने लगी दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल तब होने लगी जब पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसके पास हैं, बाहर के स्टेट से लोग या बाहर के जिलों से लोग उसके जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आ गए, तो उसके अंदर भी हालांकि मामले को सुधार दिया गया। तो यहां समझिए, यहां पर एक लीडर का रोल होता है, लीड करने वाले इंसान का रोल होता है, एक डीएम का रोल होता है। इसी तरीके से कई मामलों में जैसे वहाँ कहीं पर दंगा भड़क गया है तो वहाँ पर असलियत में डीएम और एसपी मिलकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है उस डीएम को और एसपी को दोनों को हेलमेट पहन के और वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह लेके डंडा लेके फ्रंट पे खड़ा होना पड़े। तो ये जो सिचुएशन है असलियत में, तो वो सिचुएशन एक तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो लीड कर सके, जो लीडर भी हो, जो एग्जीक्यूशन कर सके, जो प्लान कर सके, जो पॉलिसी बना सके, जो अंडरस्टैंड कर सके और सबसे बड़ी बात सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सके या मैनिपुलेट हो सके। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक पर्सनैलिटी की है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि उसमें नॉलेज का तो अंबार होना, बेसिक नॉलेज उसके पास होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके एक पर्सनैलिटी के अंदर एथिक्स और वैल्यूज हाई लेवल पर होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों का एक टेस्ट है। जब आप बिहेवियर ऑफ एग्जाम समझेंगे तो यही चीज़ें रिक्वायर होती हैं, यही चीज़ें आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर या आपसे यूपीएससी चाहता है। अब इसके अंदर इसी पर्सनैलिटी के टेस्ट को अगर आप देखें तो इसका स्टेज 1 है। यहां अगर आप देखेंगे तो स्टेज 1 में पीटी हो रहा है। पीटी के अंदर तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा गया कि बताओ इनमें सही कौन सा है, यानी सही तुम्हारे सामने रख दिया और उस सही को पहचानना है। यहां आपकी पार की नजर देखी जाती है कि सही और गलत का निर्णय आप कैसे लेते हैं। क्या आप गैस अच्छा कर पाते हैं, जज अच्छा कर पाते हैं, या बिल्कुल आप सटीक निशाना लगा पाते हैं या नहीं, सटीक सही और गलत में निर्णय ले पाते हैं या नहीं। स्टेज 2 में आपके दिमाग के आखिरी तार, मेंस के अंदर आपके दिमाग, आपके विचारों के आखिरी तार जो हैं उन सबको टेस्ट कर लिया जाता है। हर तरीके के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में से, लगभग हर सब्जेक्ट में से हर तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जब आपके हर तरीके का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स में से पूछ लिया जाता है आपसे, तो दिमाग के एक एक तार को झकझोर के देख लिया जाता है कि ये पर्सनैलिटी किस तरीके से है, ओवरऑल पर्सनैलिटी। और स्टेज 3 में तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा, हालांकि प्रेजेंस ऑफ माइंड पीटी में भी देखा जाता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड से के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिहेवियर भी देखा जाता है। तो शॉर्ट में आप ये देखिए कि यहाँ एक ऐसा एग्जाम ये है जिसमें 3 स्टेज के अंदर लगभग छोटे बड़े आपको 22 से 25 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और हर तरीके से आपको झकझोर के देख लिया जाता है और लास्ट में उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं और रैंक मिलता है। अब ऐसे में आपको बिहेवियर ऑफ एग्जाम, जिसे मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसे बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे हम क्लास में बात करते हैं तो क्लास के अंदर अगर 3 घंटे की क्लास है तो 3 घंटे की क्लास में शुरू के 10-15 मिनट 20 मिनट डिस्कशन जो होता है, शुरू के 15-20 मिनट जो डिस्कशन होता है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कोई भी टॉपिक उठा के उस पर डिस्कस कर लिया जाता है, तो दोस्तों असलियत में वो बच्चे के दिमाग में एक बिहेवियर ऑफ एग्जाम बिठाने की कोशिश की जाती है कि इस तरीके का बिहेवियर ऑफ एग्जाम है तो सोचने का आपका ये डायमेंशन होना चाहिए। वो इसीलिए ताकि बच्चे को पढ़ने का वो नजरिया डेवलप हो। इसलिए असलियत में
यहां नजरिया सिलेबस कंप्लीट करवाना। अब यहां दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिलेबस। अंडरस्टैंड द सिलेबस प्रॉपरली। आप अपने सिलेबस को पूरे तरीके से समझें। सिलेबस प्रॉपरली। जब तक आप अपने सिलेबस को पूरे तरीके से नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, आप दुनिया का कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। सिलेबस को समझने के अंदर ही आपके क्वेश्चन पेपर को समझना भी रखा गया है कि किस तरीके का क्वेश्चन पे आ रहा है और किस तरीके का जवाब लिखना होता है। तो जब तक आप सिलेबस को, सिलेबस के टॉपिक्स को, टॉपिक्स के बाद उनकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं प्रिपरेशन करने का। और उसके बाद ये जो मटेरियल है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। और यही ऑथेंटिक मटेरियल जो है, ये आपको सेल्फ स्टडी के अंदर अच्छे से हिट करने में मदद करेगा, अच्छे से हिट करने में मदद करेगा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे सिलेबस का डिस्कशन करूं तो अच्छा, अब सिलेबस का डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल का डिस्कशन करता हूं। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो सेल्फ स्टडी के टाइम पर आपने असलियत में क्या किया होता है। नॉर्मल स्टडी की अगर आप बात करते हैं तो और सेल्फ स्टडी में कोई खास सा डिफरेंस नहीं होता है। यहां नॉर्मल स्टडी जब भी एक स्टूडेंट करता है तो उसकी बेसिक शुरुआत होती है एनसीईआरटी से। बेसिक शुरुआत जब एनसीईआरटी से होती है तो उसके बाद उसको जो अपर लेवल या फिर जो कहते हैं ना अपग्रेडेड लेवल, एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद उस बच्चे को नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद उस बच्चे को नोट्स कह रहा हूं, उसके बाद उस बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है और साथ में मैगजीन पढ़ती है और उसके बाद मैगजीन पढ़नी पड़ती है और साथ में अगर क्लास ज्वाइन कर रखी है तो क्लास नोट्स प्लस टीचर के जो लेक्चर्स होते हैं वो ज्वाइन करने होते हैं। हालांकि ये जो टीचर के लेक्चर होते हैं ये इस पूरे के पूरे काम का 50% से लेकर 60% तक खुद करवा देते हैं। अगर क्लास ज्वाइन कर रखी है, अगर क्लास ज्वाइन कर रखी है तो आप अपने नोट्स का या जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसका लगभग 60% क्लास में कर लेंगे। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी पर कर रहे होते हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती और यही रीजन है आपको अपना 60%, आपको जो क्लास के अंदर 60% हुआ उस क्लास के 60% को भी यहीं कवर करना होता है, यहीं पर कवर करना होता है। अब आप आगे आ जाएं। यहां असल में अगर आप असल में देखें तो एनसीईआरटी जो है वो असलियत में एलिमेंट्री नॉलेज के लिए है, जिसे आप बेसिक नॉलेज कहते हैं उसके लिए है। इस बेसिक नॉलेज का क्या रोल होता है? इस बेसिक नॉलेज का आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको ये इनेबल्स यू टू या मेक यू टू अंडरस्टैंड द एडवांस बुक्स एंड अदर थिंग्स। समझे? मेक यू अंडरस्टैंड एडवांस बुक्स एंड अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में अगर कोई न्यूज़पेपर में बातचीत चल रही है वो, अगर कोई आर्टिकल बोल दिया वो, अगर टेस्ट सीरीज मतलब टेक्स्ट कुछ और चीज़ें आ गई वो, तो हर चीज़ को समझने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस बच्चे को, जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको एनसीईआरटी में मिलती है।
6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। पुरानी हो नई हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एनसीईआरटी की स्पिरिट को समझना जरूरी है। वो कह क्या रही है, उसके फैक्ट्स, एनसीईआरटी के फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन उसकी स्पिरिट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो मैटर इन बिटवीन द लाइन है, व्हाट इज रिटन इन द लाइन, के लाइन में क्या लिखा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन के अंदर क्या नहीं लिखा, उससे इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, उसका मतलब निकालना है। गांधी जी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यह था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर पहले दिन कोर्ट में गए तो उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। इसका जो मैंने डिस्कशन है पिछली क्लास जो गांधी जी वाली है उसमें भी किया। यह हमारी जीरो टू हीरो सीरीज है। तो गांधी जी ने कोर्ट रूम में पगड़ी पहन रखी थी, तो जज ने कहा ये पगड़ी बाहर उतार के आओ। तो यहां ये कहा कि पगड़ी बाहर उतार के आओ, तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी को गुस्सा आया और वो पगड़ी उतार के आने की जगह खुद ही बाहर चले गए और वापस नहीं आए। तो वो जिस व्यापारी का मुकदमा लड़ने गए थे उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला ने उनको 3 लाइनों में एक बात समझाई। तजर्बेकार थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक्सपीरियंस थे, कि आप फालतू की चीजों में मत उलझो। दूसरा, आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दो। तीसरा, आप देश का नाम, अच्छा गांधी जी ने टोपी के नाम पे, टोपी पहनने की उन्हें आदत थी, तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अंग्रेजों के लेवल की टोपी पहन लूं, जैसे अंग्रेज हैट पहनते हैं वैसी हैट पहन लूं। दादा अब्दुल्ला ने कहा आप उस हैट को पहन लेंगे, लेकिन पहला उससे देश का, इसका मतलब यह है आप अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ के अंग्रेजों की संस्कृति अपना रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति नीचे है और दूसरी की संस्कृति ऊपर है। तीसरा, सबसे बड़ी बात, वो हैट पहन के वेटर लगोगे। अब गांधी जी को ये 3 लाइनें बोली तो गांधी जी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी उसमें क्या लिखा, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा कि इससे मुझे 3 बातें पता लगी। एक, उन्हें अपने देश से प्यार है, उन्हें अपनी संस्कृति से प्यार है। दो, उन्हें प्रगतिशील हैं वो, क्योंकि वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन बेफालतू की चीज़ों में क्यों उलझे हुए। और तीसरा, गांधी जी कहते हैं तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये कि वो रेसिस्ट हैं, क्लास डिफरेंस में भरोसा करते हैं। उन्होंने वेटर जिस हीन भावना से कहा और जिस तरीके से एक मुझे बैरिस्टर को एक वेटर से कंपेयर करने की कोशिश करी और मुझे ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करी कि टोपी पहन के मैं वेटर लगूंगा और मैं निचला फील करूं, यानी वो वेटर को नीचे का इंसान समझते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जिसमें एक इंसान किसी दूसरे की बातों का क्या मतलब निकालता है, किस किस डायमेंशन से उसको सोच सकता है। जब आपके अंदर ये क्वालिटी होती है अलग अलग लेवल पर सोचने की, लेकिन उसमें टेस्ट करना होता है कि क्या आप सही हैं या गलत हैं। यहां इन लाइनों का मतलब समझना जरूरी था। दादा अब्दुल्ला ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वेटर नीचे होते हैं या निचले मान के होते हैं, नीचे स्तर के होते हैं, उनका लेवल लो होता है, बल्कि दादा अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि वेटर लगोगे। अब इसमें जो तुलना करी उसका मतलब निकालने का काम गांधी जी का था। उन्होंने अपने हिसाब से 3 कैरेक्टर दादा अब्दुल्ला के अपने दिमाग में क्रिएट कर लिए कि देश से प्यार करते हैं, प्रोग्रेसिव है और वेटर को नीचा समझते हैं, यानी ऊंच नीच के अंदर ये भरोसा करते हैं। ये एनालिसिस इन बिटवीन द लाइन होता है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और बहुत से बच्चों का फोन आता है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है कि सर हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, हम 3 या 4 बार पढ़ चुके हैं या कम से कम 1 बार एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लिखा क्या है। जब आपके साथ ऐसी हालात हो, ऐसी घटना घटे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब आप सेल्फ स्टडी करने लायक नहीं हैं।
आप सेल्फ स्टडी करने लायक नहीं हैं, आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, वरना आप हो सकता है 6 महीने या 1 साल टाइम वेस्ट करें। और ये कड़वी सच्चाई है भाई। कोच सेल्फ स्टडी करने के लिए भी तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए ना बच्चे के अंदर। अब बच्चा एनसीईआरटी ही नहीं समझ पा रहा तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि वो हायर लेवल, कुछ अच्छे लेवल पर एडवांस बुक्स और दूसरी चीजें समझ पाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप लोगों के लिए यूपीएससी नहीं है, आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी नहीं है, यूपीएससी है। हो सकता है आप कोचिंग में जाएं, कोचिंग वाले आपको अच्छे तरीके से गाइड करें, फिर कम से कम एनसीईआरटी का कोर्स तो आप ज्वाइन करके देख ही सकते हैं। उसके बाद एडवांस बुक्स की अगर आप बात करें तो जो आपने एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री नॉलेज एनसीईआरटी में ले रखी होती है, उसी का एडवांस वर्जन यहां पर होता है। एडवांस वर्जन यहां पर होता है। अब यहां पर एडवांस वर्जन में आपको ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, मोर फैक्ट्स, ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये आपके किसी काम के नहीं होते, क्योंकि इसका एक एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसका एक एनालिसिस करना जरूरी होता है। ये वही एनालिसिस होता है जो इन बिटवीन द लाइंस होता है। जब तक इन बिटवीन द लाइंस को नहीं समझोगे, जो बीच में लिखा है या छुपे हुए अर्थ को नहीं समझोगे, आपका सिलेक्शन जीवन में नहीं होने वाला। इन एडवांस बुक्स को पढ़ो और उसके बाद उसका एनालिसिस करने की कोशिश करो। एनालिसिस करने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, और यदि अगर घुमा फिरा के भी पूछ लिया गया तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं उस बात को सही तरीके से लिख सकूं, समस्या का समाधान दे सकूं। यह है एनालिसिस। हर किसी स्टूडेंट को यह करना होता है। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की आप बात करते हो तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अब यहीं आकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंसती है। अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स के तो आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, लेकिन वो आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर से ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं निकाल रहे हो या ये सारे काम नहीं कर रहे हो, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पा रहे, और खासकर अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी ट्रांसलेशन कर लीजिए, जितना मर्जी इन न्यूज़पेपर्स वगैरह का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन में फैक्ट्स तो होते हैं, कंसेप्ट नहीं होता, कंसेप्ट नहीं होता, और स्पिरिट तो बिल्कुल ही गायब होती है। इसलिए जो बच्चे खुश होते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लिया और उसकी स्पिरिट समझ में नहीं आई, या तो समझ लीजिए मामला खराब है। यहां पर आपको किसी ना किसी सीनियर की मदद की जरूरत पड़ेगी अगर आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां इन करंट अफेयर्स के लिए आपके पास एक तो यूट्यूब का सोर्स अवेलेबल है, एक गूगल का सोर्स अवेलेबल है, और तीसरा फेसबुक वगैरह कुछ नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं। या तो आपको यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भरोसा होगा, या फिर गूगल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उन पे भरोसा होगा, या फिर आपके पास करंट अफेयर्स के लिए जो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स प्लस मैगजीन्स, वो अवेलेबल होंगी। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स। अब आप समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, यूट्यूब इन वीडियोस का 90% से लेकर 95% किसी काम का नहीं है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि या तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, या तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना दे रहा है, या फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्विस्टेड है, यानी गलत दी गई है,
ट्विस्टेड विद रॉन्ग स्पिरिट। जो वीडियोस दोस्तों आप देखते हो, अगर वो गलत स्पिरिट के साथ हैं, या तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसी ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देख के मिसगाइड ना हो। वो गलत इंफॉर्मेशन आपको एक सही इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी दूसरे के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है, ये यूट्यूब इंफॉर्मेशन 1 डे एग्जाम्स के लिए तो है बहुत बढ़िया, 1 डे एग्जाम्स के लिए तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये इंफॉर्मेशन 1 डे एग्जाम्स की जगह आप यूपीएससी के किसी एग्जाम या पीसीएस के किसी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो आप इतना मान लीजिए यूपीएससी और पीसीएस के मेंस का केवल और केवल 5% इंफॉर्मेशन यहां मौजूद है। जैसे अगर आप देखते हैं, बहुत जाना माना चैनल है स्टडी आईक्यू, मैंने उसके बहुत से वीडियो देखे हैं। उस स्टडी आईक्यू की खास बात यह है, यहां तक कि फिर और दूसरे इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। जैसे अगर 6 डे वॉर के बारे में पढ़ा जाए तो वहां आपको सिर्फ 6 डे वॉर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यूपीएससी कभी 6 डे वॉर सीधा तो पूछेगा ही नहीं कि आप सीधा सीधा बताओ 6 डे वॉर क्या था। वो असलियत में उस टाइम पीरियड की या उसके पीछे की हिस्ट्री या उसके इम्पैक्ट्स सबको इकट्ठा करके आपसे पूछेगा। तो वो जो 6 डे वॉर 15-20 मिनट में खत्म हो रहा होता है, उसको कम से कम 3 घंटे की क्लास चाहिए होती है कि उसने पूरी दुनिया को किस तरीके से बदल दिया, या सुएज क्राइसिस ने पूरी दुनिया को किस तरीके से बदल दिया। यहां इन यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है या इनका मेन फोकस होता है फैक्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स थोड़ा बहुत होता है, एनालिसिस नहीं होता है। और यही एक कारण है कि बहुत 1 डे एग्जाम्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, लेकिन जैसे ही इन्हीं वीडियोस को एनालिसिस के लिए यूज करना शुरू करेंगे तो वहां से एनालिसिस गायब है। उसके लिए आपको गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा अलग अलग चीजें, और अलग अलग बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, और एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की जरूरत होती है। अगर आप ये बैलेंस्ड अप्रोच बना लेंगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं पर्सनैलिटी के अंदर काफी कुछ सुधार आएगा। लेकिन ये बैलेंस्ड अप्रोच डिस्कशन के बाद आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हों, और खासकर 2-4 एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट बैठे हुए हों, या एक्सपीरियंस्ड टीचर बैठे हुए हों, या ऐसे लोग बैठे हुए हों जिनका सिलेक्शन हो गया है, ऐसे स्टूडेंट्स बैलेंस, और यहां हमारे कोचिंग काम आते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ऐसे स्टूडेंट से आपकी डिस्कशन होती है जो या तो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, या क्रैक करने या फिर वो मेंस या इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स की बैलेंस्ड अप्रोच बनाए रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये एक मेन पार्ट है। जब आप सेल्फ स्टडी करें तो इसके अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें। जहां जहां मैंने कोचिंग का रोल बताया है, उस कोचिंग के रोल को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट है टाइम, उसकी कॉस्ट है पेशेंस, उसकी कॉस्ट है कंसिस्टेंसी। समझे? टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है, टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, समय और पेशेंस, शांति और निरंतरता अगर आपके पास है, तो आप सेल्फ स्टडी में कामयाब होंगे। और अगर आपके पास ये तीनों की तीनों चीजें नहीं हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे। और ये जो डायमेंशन बताई है, इस पर फोकस करके चलिएगा, फायदे में रहेंगे। ये रियलिटी है। वरना मैंने आपको बार बार कहा, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोचिंग महंगे हैं, तो आप हमारे एनसीईआरटी वाले कोर्स को ज्वाइन करके देख लीजिए। चॉकलेट के खर्चे में आपका एनसीईआरटी चल रहा है, यानी पूरा
जो एनसीईआरटी है वो जितना आप चॉकलेट वगैरह खा लेते होंगे, छोटा मोटा खर्चा कर देते होंगे, उतने में पूरी एनसीईआरटी करवा रहे हैं। आप जुड़िए, आपको खुद ही डिफरेंस पता लगेगा कि सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है या कोचिंग में। बच्चा कर सकता है, लेकिन कोचिंग का काम सिर्फ आपके टाइम बचाना है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाता। कोचिंग आपको सही दिशा में काम करवाकर आपका टाइम बचा देगा। मेहनत तो आपने खुद ने करनी है। बस वही है कि जो काम आप 3 से 4 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, मे बी पॉसिबल कोचिंग उस तैयारी को 1 साल से 2 साल के बीच में करवा देगा और 2 से 3 साल आपके बच जाएंगे। अगर 2-3 साल किसी स्टूडेंट के बच जाते हैं ना, तो आप और कुछ नहीं, 3 साल पहले अगर सिलेक्शन हो गया, मान लिया आपका सिलेक्शन होना ही होना है और हम मान के चलते हैं हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जो सोच रहा है, और सिलेक्शन हो गया, तो 3 साल की सैलरी तो एक अलग बात है। जब लगभग 1 लाख रुपए के हिसाब से 36 लाख रुपए पूरी सैलरी बैठती है 3 साल की, 30 लाख भी मानकर चल सकते हैं। 30 से 35 लाख रुपए के बीच की सैलरी और उसके बाद सीनियरिटी जूनियरिटी का 1 साल का फर्क ही पूरी जिंदगी के अंदर जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करने में पछाड़ देता है। इसलिए समय की वैल्यू को समझें। वैल्यू समय की है, वैल्यू पैसों की नहीं है।